एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर 7 जुलाई सीटेट एग्जामिनेशन की, जो आप लोगों के 7 जुलाई को होने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए जो सीडीपी सब्जेक्ट जो आप लोगों के पूरे पूरे 30 मार्क्स का पूछा जाता है, उसके कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो हो गई, लेकिन छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इसके टैग वर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे जो है वो सीडीपी वाले पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टैग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक जो है वो उनको पढ़ना है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में मेन टॉपिक्स जिसके कुछ की वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, अगर आप लोग उन की वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आंसर को एलिमिनेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पाएंगे कि आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ टैग वर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग उसके माध्यम से अगर अपने आंसर तक पहुँचते हैं तो और भी अच्छी बात है कि आप लोग अपने इतने कम टाइम में, क्योंकि आज जो है वो आप लोगों का प्री एडमिट कार्ड निकल चुका है। आई होप आप लोगों ने सेंटर देख लिया होगा। आप लोगों को कौन-सा सेंटर आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अब हमारे टैग वर्ड्स की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, छोटे-छोटे करके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला जीन पियाजे में से ये वही टॉपिक है जिसमें से आप लोगों को हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 और 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है पियाजे, फिर आता है कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, चॉम्स्की। देखिए, इन चारों में से आप लोगों को एक-एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पियाजे में से 1, कभी-कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। फिर आता है कोहलबर्ग, वाइगॉस्की में से आप लोगों को सीडीपी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी। फिर आता है चॉम्स्की, चॉम्स्की में आप लोगों को सीडीपी में भी, साथ ही साथ आप लोगों को किसी न किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में से भी आप लोगों को जो है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बुद्धि। बुद्धि में भी हमारा स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, तो उसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बारे में भी हम देखेंगे इन्होंने कौन-सी बुक लिखी है, कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, फील्डिंग, समावेशी शिक्षा। उसके बाद में समाजीकरण, संज्ञान और संवेग, अधिगम, अक्षमता जो बहुत प्रकार की होती है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मापन और मूल्यांकन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को सीटेट के लिए कंपल्सरी पढ़ने हैं। आज की वीडियो में मैं मोटे-मोटे तौर पर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके कीवर्ड्स हम लोग पकड़ सकते हैं कि किस तरीके से आंसर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ में जो है वो वीडियो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जीन पियाजे, जिसमें से आप लोगों को 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकता है, किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें भी आ सकता है। या फिर आप लोगों को साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ईवीएस उन सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, या फिर सीडीपी में भी देखने को मिल सकता है। अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर तक हम कैसे पहुंचे? जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिल गया। उस क्वेश्चन में से आप लोगों को पूछ लिया कि बताइए ये जो क्वेश्चन है वो किसके हिसाब से सही है? कौन से वैज्ञानिक के हिसाब से ये बात ठीक है? कुछ विशेषताएँ दे दी, या ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ये वर्ड्स दे दिए। तो आप आपको पूछेंगे कि ये किसके हिसाब से जो है वो बात कही गई है? जीन पियाजे, फिर वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस दे देंगे। अब पियाजे के हिसाब से कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला आता है नन्हे वैज्ञानिक, क्योंकि जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे खोजकर्ता होते हैं। इतनी सब बातें अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो ये जीन पियाजे ने बोली है। उसके अलावा जीन पियाजे ने एक वर्ड यूज़ किया है स्कीमा, कि हमारे मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर छोटी-छोटी बातें जो होती है वो पैकेट्स के रूप में इकट्ठी रहती है, जिसको स्कीमा बोलते हैं। तो जहाँ पर भी स्कीमा वर्ड दिख जाए वहाँ पर पियाजे लगा दीजिए। अगला आता है समावेशन, आत्मसात करना, अनुकूलन करना। ये वर्ड जो है ये भी जीन पियाजे से रिलेटेड है। जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए आप लोगों को जीन पियाजे ही लगाना है। अगला हमारा आता है जीन पियाजे द्वारा 4 स्टेजेस भी दी गई है।
संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे द्वारा दिया गया। उसके बाद में आता है आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि खुद से ही बात करना, इंटरनली खुद को मोटिवेट रखना, इंटरनली खुद से बात करना। आत्म केंद्र देखिए, वार्ता के बारे में आप लोगों को वाइगॉस्की में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए आत्म केंद्रित वार्ता, जिसको ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं, उसके बारे में जीन पियाजे ने बताया है। इंग्लिश में वर्ड जरूर याद रखिएगा, जिसको ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं, यानी बच्चे जो है वो खुद को केंद्र में रखकर बातचीत करता है। तो अगर ये सारे वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल जाए तो ये पियाजे से रिलेटेड है। अगला हमारा आता है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। समाज व संस्कृति और भाषा। समाज को महत्व दिया, संस्कृति को और भाषा को। इन्होंने बताया कि कोई भी बालक होता है उसके अंदर कितने तरीके की वार्ता होती है? 3 तरीके की। एक तो होती है व्यक्तिगत वार्ता होती है। इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता जो है, यानी खुद को ही रेगुलेट करना, उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उसके अलावा इन्होंने समाज और संस्कृति से जो इंटरैक्ट करते हैं हम, समाज और संस्कृति से जो हम अंतःक्रिया करते हैं, उसको जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी वर्ड दिख जाए ना, समाज, संस्कृति, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे वाइगॉस्की आंसर टिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए कि कोई भी टीचर है, कोई या फिर कोई भी हमारे फ्रेंड्स हैं, या हमारे कोई भी बड़े माता-पिता हो गए, भाई-बहन, अगर किसी भी काम में हमारी मदद कर रहे हैं, हम लोगों को सहारा दे रहे हैं, स्कैफोल्ड कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर आपका वाइगॉस्की आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, इनको आप लोग ध्यान में रखिए, जो वाइगॉस्की से रिलेटेड है। उसके बाद में आता है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग द्वारा जो है वो नैतिक तर्कणा दी गई थी। नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग द्वारा बताया गया था। इन्होंने 3 लेवल 6 स्टेजेस दिए हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं चॉम्स्की, जो भाषा के बारे में सर्वाधिक बात करते हैं। इन्होंने एक तो 2 वर्ड दिए हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, एक्वायर करना। इनके द्वारा ये बोला गया है कि कोई भी बालक होता है, उसके पास में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। उसके माध्यम से ही वो लैंग्वेज को सीखता है, उसके माध्यम से ही बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है। उसके बाद में आता है यूजी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा होता है उसके पास में ऑलरेडी एक ग्रामर होती है। ग्रामर का मतलब है कि बच्चा जो है वो ऑलरेडी जानता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसने अभी-अभी लैंग्वेज जो है वो बोलनी सीखी है। तो वो फिर भी ऐसे ही अपनी माँ को बोलेगा कि मुझे भूख लगी है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे लगी है भूख, या मुझे है भूख लगी, नहीं, वो हमेशा पर्टिकुलर सेंटेंस ही बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्योंकि चॉम्स्की ने ये बताया कि बालक जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी एक ग्रामर होती है, जो उसको सही सेंटेंस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि जो सार्वभौमिक व्याकरण होती है, उसके बारे में चॉम्स्की ने बताया था। उसके बाद में आता है भाषा अर्जन, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करना। इनके हिसाब से लैंग्वेज जो होती है वो बच्चा यहाँ वहाँ से, यानी कि जहाँ से भी वो सुनता है उस लैंग्वेज को वो एक्वायर कर लेता है। अगला हमारा कीवर्ड आता है, पॉइंट आता है वृद्धि और विकास। तो देखिए, वृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वृद्धि जो होती है वो अपने आप में छोटा अमाउंट होता है, और विकास अपने आप में बड़ा अमाउंट होता है। वृद्धि जो होती है वो छोटी होती है, विकास का भाग ये होता है वृद्धि, यानी कि वृद्धि ये है तो विकास ये है। इतना आप लोग याद रखिए। वृद्धि कम मात्रा में होती है, एक टाइम लिमिटेशंस होती है, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जिंदगी भर चलता है। तो वृद्धि जो होती है वो विकास का ही भाग होती है। विकास निरंतर चलता है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप लोग यहाँ पर जो कीवर्ड्स देखेंगे, इसके बाद में जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि डायरेक्ट आप लोगों से यही वर्ड पूछे जा रहे हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वृद्धि विकास का भाग होता है, विकास निरंतर होता है। वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद में रुक जाती है। वृद्धि और विकास जो होते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विकास से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। विकास जो होता है वो वातावरण और वंशागति का पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा कि विकास जो होता है वो वातावरण और वंशागति का पार्ट होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुबुद्धि। बहुबुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। और इनके अनुसार जो है वो बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है, क्योंकि 8 प्रकार है तो ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके बताए होंगे कि अलग-अलग तरीके के इंसान के अंदर अलग-अलग तरीके की बुद्धि होती है। यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो भाषा में अच्छा है तो लिंग्विस्टिक होगा, म्यूज़िक में अच्छा हो तो संगीतज्ञ होगा। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके की बुद्धि जो इंसान को उसकी इंटेलिजेंस की ओर लेकर जाती है। तो यानी बहुआयामी हो गई ना, अलग-अलग तरीके की बुद्धि अलग-अलग प्रकार के लोगों में होती है। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, वो बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसके बाद में हम अगला देखते हैं
संवेग और संज्ञान जो होता है, यानी कि इमोशंस एंड कॉग्निशन, दोनों जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। अगला आता है मापन और मूल्यांकन। मापन जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, मूल्यांकन बहुत बड़ा पार्ट होता है, और मापन मूल्यांकन का ही पार्ट होता है। अब ये कुछ 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 4 वर्ड्स क्या है। सबसे पहला आता है आप लोगों के सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ऑफ आ रहा है, यहाँ पे भी ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पर सीखने का आकलन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का ऑफ होगा और यहाँ पर आप लोगों का फॉर हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार जरूर ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का फॉर होगा, जो ऊपर वाला है ना सीखने के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि जब आप लोग लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग करते टाइम आप लोग जो है वो आकलन करते हैं, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में आप लोगों का असेसमेंट हो रहा है, तो उसको असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। फिर आता है सीखने का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, उसके बाद में आप लोगों का जो है वो असेसमेंट किया जाता है, जैसे ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं उसको। उसके बाद में आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है स्वयं का ही आकलन, और असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब होता है हमारे जो पीयर्स होते हैं उनके द्वारा असेसमेंट करना। तो ये असेसमेंट के कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बात करी है इस वीडियो में। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप पाएंगे जब इन टैग वर्ड्स को आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग पाएंगे कि 30 क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं टैग वर्ड्स में से देखने को मिलेंगे। आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखें। उसके बाद में आप लोग जो है वो अपने प्रीवियस ईयर लगाइए, कोई भी एक पेपर उठा लीजिए और उसको देख लीजिए। आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन आप लोगों को इसी 3 पेजेस में से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हम कुछ टैग वर्ड्स देख लेते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके टैग वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिए। अब कुछ कॉमन टैग वर्ड्स है, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स है एंड कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन जो आप लोगों को एज अ पॉजिटिविटी पूछा गया है, अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लगाना है। अगर आप लोगों को नेगेटिविटी में पूछा गया है तो आप लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड का ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सक्रिय, कोई भी ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए जिसमें ऐसा लिखा हो कि बालक सक्रिय है, बालक को अवसर दिया जा रहा है, तो मतलब वो आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। उस आंसर पर आप लोगों को डायरेक्ट टिक कर लेना है, यानी पॉजिटिव जो है वो वर्ड आप लोगों का हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है नेगेटिव वर्ड्स का, कि नेगेटिव वर्ड आप लोगों को दिया गया है निष्क्रिय, यानी कि अगर बच्चा निष्क्रिय है तो मतलब वो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा सक्रिय है तो ही तो बच्चा एक्टिवली किसी काम को कर पाएगा, क्योंकि बच्चे को ही तो हम लोगों को पढ़ाना है, टीचर को थोड़ी पढ़ना है, तो बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, बच्चे को अवसर देना जरूरी है। उसके बाद में आता है हमारा समावेशी शिक्षा। देखिए, अगर आप लोगों को टैग वर्ड्स को ध्यान में रखना है तो यहाँ पर एक समावेशी शिक्षा वर्ड है, उसको ध्यान में रखिएगा, कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है उसमें से अगर आप लोगों को आंसर दिया गया है, अब आप लोग उस आंसर को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए कि क्लासरूम के अंदर समावेशी कक्षा है या समावेशी विद्यालय है, तो आप ध्यान में रखें आप लोगों का आंसर 100% सही होगा, कोई आपका आंसर जो है वो गलत नहीं कर सकता। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं, चाहे वो औसत हो, इंटेलिजेंट हो, लोअर क्लास के बच्चे हो, या किसी कैटेगरी से हो, या फिर किसी अलग धर्म से हो, कोई भी धर्म हो उस बच्चे का, डज नॉट मैटर। बस समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बालक को जो है वो शामिल किया जाता है, और यही अपने आप में एक पॉजिटिविटी होती है। उसके बाद में आता है क्रियाशीलता। बच्चा अगर किसी काम में क्रियाशील है, बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, तो मतलब वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है सृजनात्मकता। देखिए, सृजनात्मकता जो होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बच्चा, उसका क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सृजनात्मकता का बच्चा मतलब होता है कि बच्चा जो है वो किसी, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, अब उस एक क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है, इसी को हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो इसके लिए जो है वो बच्चा अपसारी चिंतन, कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन का उपयोग करता है। ध्यान रखिए, अपसारी चिंतन का उपयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है सहभागी कक्षा या सहभागी बालक, यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें हर तरीके के बालक होते हैं, जिसको आप लोग समावेशी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमारा आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल या फिर विद्यालय या फिर कई ऐसी संस्थाएं जहां पर बच्चे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है, टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों को बच्चे की नीड देखनी है, बच्चे की आवश्यकता देखनी है कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से हमें पढ़ाना है कि बच्चे को जिस चीज की आवश्यकता है
हम बालक को उस हिसाब से पढ़ाएँ। तो बाल केंद्रित शिक्षा का होना ज़रूरी है, शिक्षक केंद्रित नहीं। उसके बाद में आता है कि बच्चे के जो अनुभव होते हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन हम उस ज्ञान को मिटाने की कोशिश करते हैं, कि आप जो बता रहे हैं वो गलत है, बल्कि हम जो बता रहे हैं वो सही है। नहीं, बच्चा अगर अपने साथ में कोई भी अनुभव लेकर आया है, तो उसका उपयोग हम एज़ अ संसाधन करेंगे। अगर बच्चा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, उसमें अगर आप लोगों को दिख जाए कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोगों का आंसर वो सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन के आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप लोगों का अगर क्वेश्चन में दिख जाए ना कि बच्चा प्रश्न कर रहा है, तो आप लोग ऐसे समझिए आप लोगों का 1 नंबर पक्का। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रोत्साहन। बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन अगर हम बच्चे को कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज कभी नहीं करना है, बच्चे को हमेशा एनकरेज करना है। हम जितना ज़्यादा बच्चे को जो है वो एनकरेज करेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा, बच्चा उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होगा। और बच्चे को मोटिवेट रखना है, तो उसको जो है वो प्रोत्साहित करना होगा, उसको एनकरेज करना होगा और उसको अच्छे से हम लोगों को उसके साथ में बिहेवियर करना होगा। उसको एक्टिव रखना होगा, उसको क्रिएटिव बनाना होगा। इससे एक बच्चे को अलग तरीके का अनुभव प्राप्त होगा और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो एक्टिव हो जाएगा और बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। बच्चे के अंदर जिज्ञासा है कि कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी काम करना चाहता है, उसके अंदर एक अलग तरीके की क्यूरियोसिटी अगर बालक के अंदर होती है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। अगला आता है करके सीखना। अगर आप लोगों को वर्ड जो है वो देखने को मिल जाए कि कोई भी बच्चा क्लासरूम के अंदर करके सीख रहा है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड है ये अपने आप में। पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कि बच्चा जो है वो करके सीख रहा है। अगर बच्चा कोई भी काम जो स्वयं कर रहा है, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, आप लोगों का 1 नंबर इसी से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या आंसर लगाएँ, तो आप अपने आंसर को डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ये मतलब मेरा पॉजिटिविटी में आंसर पूछा है, तो इनमें से ही कोई आंसर होगा। तो आप अपने आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके बाद में आता है दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला है हमारा दैनिक जीवन से जोड़ना। तो दैनिक जीवन से जोड़ना यानी कि कोई भी बच्चा है, मान लीजिए उसको हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है एटीएम के बारे में, तो ऐसे हम क्या करेंगे कि बच्चे को हम सचमुच के एटीएम ले जाएँगे, किस तरीके से पैसे उससे विथड्रॉल करते हैं, पूरा प्रोसेस उसको बता देंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, एक तो बच्चे को वो एटीएम का जो भी प्रोसीजर होता है वो समझ पाएगा और बच्चे ने उस चीज़ को दैनिक जीवन से कनेक्ट कर दिया। उसने उसको लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीख लिया, तो उस बच्चे के लिए वो चीज़ ईज़ी हो जाएगी और बच्चे को एटीएम का जो भी प्रोसेस होता है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। राइट? तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड थे और इन्हीं पॉजिटिव टैग वर्ड के बिल्कुल उल्टे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो अब हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय है। अगर बच्चा किसी ऑप्शन में निष्क्रिय है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए ना कि ये सारे ऑप्शन आप लोगों को किसी न किसी क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो वो आंसर अगर नॉट में नहीं पूछा है, तो आप उसको डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चा जो है वो निष्क्रिय अगर है किसी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को बच्चा निष्क्रिय दिख रहा है, तो मतलब वो आंसर आप लोगों का गलत होगा। कठोरता से अगर हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और हम किसी कठोर नियम को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो आंसर हमारा गलत होगा। क्योंकि जो लचीलापन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड में आप लगा सकते हैं कि लचीलापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी विद्यालय के लिए या किसी भी शिक्षण संस्था के लिए, कठोरता नहीं। अगर आप लोगों को केवल मात्र ही इस तरीके के वर्ड दिख जाते हैं, कंठस्थ, याद करना, तुलना करना, रटना, ये वर्ड भी अपने आप में गलत होते हैं। उसके बाद में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, बच्चे को सेंटर में रखना है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है, बच्चे को कभी भी सज़ा नहीं देनी है, या ना ही बच्चे के साथ में पक्षपात करना है। अगर हम बच्चे को रैंक कर रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, आप तो पढ़ाई में पुअर हो, तो हम बच्चे की क्या कर रहे हैं? हम बच्चे के साथ में पक्षपात कर रहे हैं, उसको रैंक कर रहे हैं। बल्कि रैंक करना बहुत गलत बात होती है। अगर इस तरीके के वर्ड्स दिख जा रहे हैं ना, तो आप लोग डायरेक्ट रॉन्ग कर लीजिए, वो आंसर तो आपका कभी नहीं होगा। बच्चे को व्यवसाय के लिए शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को सीमित ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे को व्याख्या कर रहे हैं। यानी कि कोई भी काम मैंने अभी बताया ना कि हम करके सीखने पर ध्यान देते हैं, प्रश्न करने पर ध्यान देते हैं, सृजनात्मकता पर ध्यान देते हैं, दैनिक जीवन से कनेक्ट करने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोले व्याख्या, व्याख्या तो टीचर करेगा, लेकिन ये सब काम कौन करेगा? बच्चा। यही तो बोलती है बाल केंद्रित शिक्षा, लेकिन व्याख्या कौन करेगा? शिक्षक। तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, जो हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
अगला हम लोग देखेंगे हतोत्साहित करना। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है। तो ये कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स थे और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिविटी में आंसर पूछा है तो पॉजिटिव वर्ड लगाइए, नेगेटिविटी में पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड लगाइए। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर तक एक तो एलिमिनेट कर पाएंगे, आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे और आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर। तो ये कुछ टैग वर्ड्स थे, उसके अलावा कुछ थ्योरीज के भी वर्ड्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीडीपी के थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।